एप्पल वेबसाइट वगैरह चालू है, बंद हो गई है? चालू है। ये 90, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है ए, ये वाला एंगल बोल दो थीटा, ये वाला एंगल भी हो गया थीटा, ये वाला एंगल बोल दो अल्फा, तो ये वाला एंगल भी हो गया अल्फा। यहाँ तक समझ में आती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो एंगल इक्वल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, टी आई आर, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये निकल रही है ऐसे 90 डिग्री का। बताओ अल्फा प्लस 90 माइनस बराबर 180। तो बताओ 90 180 को खा गए, अल्फा बराबर 2 थीटा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? बिकॉज थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90। हाँ यार, ये बात समझ आई नहीं आई? अब देखो थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180, और अल्फा की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2 थीटा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा आ गया आपका आंसर, 36 डिग्रीज इज योर आंसर। क्या नहीं आया? क्या था? क्या लास्ट है? सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, गेट एडमिशन इन 8th स्टैंडर्ड, और मे माइट बी 7th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस वही तो एक कंसेप्ट था, होना चाहिए। एनीवेज, डन। नेक्स्ट लिखेंगे आगे बढ़ जाऊं? डिफिकल्ट था? ठीक है, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे थे तो मैंने आपको हेल्प कर दिया ये डायग्राम बता के कि यहाँ पर TIR हो जाएगा। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग ये गलती कर रहे थे, आप ऐसे थोड़ा ज्यादा ट्राइंगल बना रहे थे। ज्यादा समझते हैं नहीं समझते हो?
और फिर यहाँ पर आके ऐसे भेजते हो फिर बोलती है तो बन ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? ये नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा ना ऐसे इधर, अब कोई इधर भेज जबरदस्ती वाली चीजें कर रहे थे तो उससे आंसर नहीं आ रहा, उससे आंसर 180 आया है ना। बट अगर तुम गलत करोगे तो आंसर नहीं आएगा या फिर आंसर गलत आएगा। और ऊपर वाला इतनी शक्ति आपको दे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ऐसा 180 डिग्री आंसर आया और ऑप्शन में 180 डिग्री दिया हुआ आपको टिक नहीं करके आओ, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री टिक भी करके आ जाओगे आप, फिर तो क्या कहते हैं, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ना कि भगवान किसी मदद करता है तो पहले खुद की मदद करता है। वो वाला एक्सपीरियंस सुना है, एक इंसान डूब रहा था, है ना, फिर पहले ये आया, उसने बोला नहीं, फिर एक जानवर भी आया कि आजा मैं तेरे को अपने, नहीं मेरे को तो भगवान आएंगे बचाना, ठीक है ना। चलो हाँ, नेक्स्ट नोट डाल के लिखेंगे। क्या नोट है? ये एक प्रिज्म जिसका ये वाला एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ कुछ नहीं, ठीक बात है। कंडीशन, क्या कंडीशन है? एट एनी इंसिडेंस नो रे emerges। क्या है भाई, कैसी भी रे आ जाए, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ जाए, मैं क्या चाहता हूं कि एमरजेंट हो ही नहीं। मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, अगर यहाँ से रे आई TIR हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आई है नहीं? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले साइड से कोई एमरजेंस नहीं हो। एट एनी इंसिडेंस नो रे एमरजेंस आउट, मतलब इस वाले, मतलब ये रे आई, ये रे ऐसे चली गई इधर। हाँ यार देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बताओ मेरे को, ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2। तो बताओ मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से कोई रे बाहर नहीं निकले। तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू भी हो, क्या मैं बोल सकता हूँ वो थीटा क्रिटिकल से बड़ी? हाँ यार, ये चीज समझ आई है नहीं? I को बदलूंगा R1 बदलेगा, R1 बदलेगा तो R2 बदलेगा, और R2 की जो कम से कम वैल्यू है, R2 की जो कम से कम वैल्यू है, अगर वो भी थीटा क्रिटिकल से बड़ी हुई तो TIR हो जाएगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी रे बाहर नहीं आए। तो अगर लिमिटिंग कंडीशन है तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी लगा सकता हूँ कि कोई रे बाहर नहीं आ रही है। ये वाली सरफेस तो बस सरफेस पे ग्रेस कर रही है। अगर R2 की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर भी हुई तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे को ये लगाना ही लगाना है। बात समझ में आया ना? अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो वो कौन सी रे को इंडिकेट कर देगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। बट हमारे लिए तो क्या है कि मैंने तो क्या बोल दिया, नो रे इमरजेंस, तो ग्रेजिंग इमरजेंस भी नहीं, तो मैंने वो ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू वाला साइन डाल दिया। ये चीज समझ आई है नहीं? नहीं आया कि भाई देखो कंडीशन क्या है, एनी इंसिडेंस, तो मैं I को वेरी कर रहा हूँ तो R1 वेरी हो रहा है। कैसे I को मैं वेरी कर रहा हूँ? तो 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन R1। अगर मैं I को बदलूंगा तो म्यू R1 बदलेगा, R1 बदलेगा तो मेरे को ये पता है कि R1 प्लस R2 बराबर A है। तो बताओ अगर R1 बदलेगा तो R2 भी बदलेगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है A। हाँ है। तो बताओ मेरे को R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो थीटा क्रिटिकल से बड़ी होगी, तो देयर विल बी नो इमरजेंस, यस और नो? पक्का? तो बताओ मेरे को अगर R2 की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम है, अगर R2 की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम है तो RHS तो कांस्टेंट है, तो बताओ R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम। और अगर यहाँ पर R1 मैक्सिमम है तो RHS मैक्सिमम है, तो LHS में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर R2 मिनिमम वी वांट R1 maximum, and for R1 maximum I should be maximum, hence I की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है 90 डिग्री हो सकती है, उससे बड़ा तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? हाँ। तो बताओ मेरे को जब I की वैल्यू 90 डिग्री है,
R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? साइन R1 मैक्स 1/μ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R1 की मैक्सिमम वैल्यू तो थीटा क्रिटिकल के बराबर हो गई? हाँ या ना? अरे नहीं आया क्या? R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा क्रिटिकल आ गया। अब R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? थीटा क्रिटिकल। तो थीटा क्रिटिकल प्लस R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? A। तो बताओ मेरे को R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? A माइनस थीटा क्रिटिकल। A माइनस थीटा क्रिटिकल ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, तो A इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा क्रिटिकल। तो देखो इधर ध्यान से ये कंडीशन आ चुकी है कि मैंने एक प्रिज्म लेना है जिसका म्यू मेरे को पता है, तो अकॉर्डिंगली मेरे को थीटा क्रिटिकल भी पता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लेता हूं कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला प्रिज्म है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला प्रिज्म है, तो बताओ उसका थीटा क्रिटिकल कितना होगा? 30 डिग्रीज। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि sin थीटा क्रिटिकल इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्रिटिकल आ गया 30 डिग्रीज। 30 into 2 कितना हुआ? 60 डिग्रीज। मतलब मैंने ये जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो प्रिज्म लिया है जिसका यहाँ पर RHS 60 डिग्री बन रहा है, मतलब मैं कोई सा भी एक प्रिज्म ले लूंगा 61, 62, 63, 64, 65, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, उसमें कैसी भी इंसिडेंस आ जाएगी, कोई इमरजेंस नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? इजी। तो व्हाट इज कंडीशन फॉर नो इमरजेंस? A greater than 2 times of theta। कॉपी कर। Done? इसके बाद अपनी शीट निकाल लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 40।
17 illustration number 14 and 17 लगाएंगे। 14 लगा सकते हो, 15 भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं, बट अभी क्या करना है आपको 14 और 14, 16, 17, 14, 16, 17 3 इलस्ट्रेशन लगाने हैं।
14 हो गया या नहीं हुआ, या कर रहे हो? हो गया। 14, 16, 17 अटेम्प्ट करो, उसके बाद में डिस्पर्जन पढ़ेंगे आधे घंटे। बतलाइए 14 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्या हो गया? 14 हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज आल्सो 60 डिग्री बोल के वो एक ही वैल्यू है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म इज नॉट रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज आल्सो, मतलब एक ही वैल्यू है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म जहां पर भी दिखेगा ना वो एक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। और यहाँ पर जो इंसिडेंस है वो भी 60 डिग्री पे है, तो 1 sin 60 इक्वल टू 1.5 sin r। सॉल्व करेंगे r की वैल्यू यहाँ पर, ये देखो नीचे थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करोगे, कार्बन आ जाएगा 35 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्रीज। r1 प्लस r2 बराबर a, r2 आ गया 24 डिग्रीज, और 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो e की वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्रीज। तो आप बोलोगे कि कैलकुलेटर वाले सवाल नीट में आ सकते हैं? सवाल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि नीट में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं, आपको लॉग टेबल और ये सब मिलती नहीं है, ये वाले सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने वाले, तो लोड नहीं लगेगा। समझ गए हैं? शीट में था इसलिए करवा दिया। नेक्स्ट आपको करना था मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। हुआ या नहीं हुआ है? कर रहे हो? मैक्सिमम नहीं हो रहा। ओके ठीक है, देख रहे हैं। मिनिमम के लिए तो सीधी कंडीशन होती है I बराबर E, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में R1 बराबर R2। मेरे को A दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो बताओ मेरे को, ये एक नॉर्मल और ये दूसरा नॉर्मल,
तो रे या तो ऐसे आ सकती है और ऐसे जाके इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सरफेस पे डेविएशन हुआ है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ पर अगर मान लो रे ऐसे आई तो इधर कुछ डेविएशन हुआ, फिर इधर कुछ डेविएशन हुआ। हाँ, बात समझ आई है नहीं? तो बताओ मेरे को पहली सरफेस पे डेविएशन ये सब, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर तो डेविएशन ये छोटा सा है कुछ, जब आई की वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेविएशन थोड़ा छोटा और फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऐसा हो गया। तो मैक्सिमम डेविएशन कब आ रहा होगा? जब आई की वैल्यू, क्या मैं बोल सकता हूँ, 90 डिग्री हो जाएगी। हाँ यार देखो इस ग्राफ से, ये ग्राफ मैंने याद करो आपको ऐसे ही पढ़ाया था, ऐसा होता है कुछ ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ था? डेविएशन वर्सेस आई। तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, मिनिमम के बाद जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, डेविएशन भी ज्यादा जा रहा है। तो बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आई को 90 डिग्री लेके डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको क्या दे रखा है? म्यू कितना दे रखा है? 1.5। तो बताओ मेरे को R1 1 sin 90 बराबर 1.5 sin R1। तो बताओ यहाँ से सॉल्व करने पे R1 की वैल्यू आ जाती है 42 डिग्री। अगर 42 डिग्री R1 है तो R2 कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। R2 ये है तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे? 28 डिग्री। तो बस I प्लस E माइनस A, 90 प्लस 28 माइनस 60 इज योर मैक्सिमम डेविएशन। अब आप बोलोगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहाँ से निकली है, तो बस आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें। बात समझ आई है नहीं आई? मेन कंसेप्ट क्या था? I की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है तो मैक्सिमम डेविएशन आ रहा है, और जब I की वैल्यू E के बराबर है तो मिनिमम डेविएशन आ रहा है। आई होप क्लियर। 17th क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके बाद समझ आया नहीं आया? नहीं आया क्या? 17th का सी पार्ट। 17 के 3 पार्ट है, करा अटेंड नहीं किया अब तक 17? करो फटाफट करो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या है दिखाओ तो। 17th इलस्ट्रेशन के 3 पार्ट हैं। शो with the help of ray diagrams that a right angled isosceles prism can produce a deviation of 90 degree, 180 degree and 0 degree। देखो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है ऐसा कुछ। हाँ मेरे को कितने का डेविएशन चाहिए? पहले 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का डेविएशन चाहिए,
अब शो विद रे डायग्राम हो सकता है, ये देखो ध्यान से इधर क्वाइट पॉसिबल। यहाँ पर नॉर्मली आ गई, यहाँ पर TIR हो गया और यहाँ पर वापस से ऐसे निकल गई, तो 90 डिग्री का डेविएशन हो गया। दूसरा एग्जांपल जब 180 डिग्री का है, इधर आया, यहाँ पर TIR हो गया, यहाँ पर TIR हो गया, कितने का डेविएशन हो गया? 180 डिग्री का। अब तीसरा क्या है, मेरे को क्या चाहिए? 0 डिग्री का डेविएशन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन √2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन √2 है, मेरे को मतलब जैसी रे आई थी ये नॉर्मल बनाई मैंने, जाने वाली तो इसलिए थोड़ी डेविएट हो गई इधर की तरफ। अब जाने वाली तो ऐसी थी, नॉर्मल से दूर जाएगी ना। एक मिनट, जाने वाली ऐसी थी, यहां से मामला सेट नहीं हो रहा है, यहाँ से इधर गई, जाने वाली ऐसी तो नॉर्मल के दूर जाएगी नहीं। तो एक काम करो, नीचे लेके जाके TIR करा दो, नीचे लेके जाओ, ऐसे भी नहीं बैठ रहा है। मेरे को 0 डिग्री का डेविएशन चाहिए ना। इधर आई, यहाँ से ऐसे आई, ये मैंने नॉर्मल बनाया, जाने वाली इधर थी, कहीं इधर चली गई, जाने वाली ऐसी थी, नॉर्मल ये है, देखो इधर ध्यान से, ये वाला रे डायग्राम ही आएगा। अब ये वाला रे डायग्राम ही क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम करो, पिक्चर को बढ़ा देखो। रे कैसी आई? हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल, ठीक है। मेरे को वापस से रे ऐसे ही इसी डायरेक्शन में निकालनी है, तो नो डेविएशन होगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पर नॉर्मल। तो बताओ, जाने वाली तो ऐसे थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक बात है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने नॉर्मल की तरफ, सॉरी, TIR करा दिया, जाने वाली तो ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करा दो, तो नॉर्मल इधर होनी चाहिए। तो इसका डायग्राम थोड़ा दोहरा ही बन रहा है। देखो ध्यान से, डायग्राम समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये रे इधर जा रही, जाने वाली तो ऐसी थी, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो ये इसके पैरेलल बन गई। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, इसकी गारंटी, और ये आइसोसेलेस है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ये सब। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 है। ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया, नॉर्मल। तो बताओ, ये वाला एंगल 45 है,
तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया R1 है। यहाँ तक बात समझ आई? ये नॉर्मल है, ये R1 है, तो 1/√2 इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू साइन R1। ये चीज समझ आई या नहीं? अब देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला एंगल अगर मैं मान लेता हूं θ1 है, तो बताओ साइन, सॉरी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ क्रिटिकल? θ1 इज ग्रेटर देन θ क्रिटिकल, ये सब। अब बताओ मेरे को ये वाला एंगल जो R1 है उसकी वैल्यू 45 से तो कम होगी। ये R1 45 से कम होगा, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि 45 तो ये पूरा था। तो ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे मैं R1 को अगर 30 डिग्रीज लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं R1 को 30 डिग्रीज लेता हूँ तो म्यू कितना आ गया? √2। अगर म्यू की वैल्यू √2 है तो ठीक बात है, म्यू की वैल्यू √2 30 डिग्रीज। अब देखो ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये है कितना है ये वाला एंगल? 30 डिग्रीज 90 डिग्रीज, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हुआ? 60 डिग्रीज। ये रे ऐसे जा रही है और आखिरकार मेरे को पता है कि ये रे ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे ही गई है, तो बताओ मेरे को इस रे का ये वाला एंगल जो ऐसा ये चल रहा है θ1, आखिरकार मेरे को ये प्रूव करना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसकी वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर √2 पे ये वाली रे एग्जैक्टली ऐसे जा रही है तो उससे बड़ा होगा। तो अगर म्यू और ज्यादा हो गया तो R1 और कम हो गया कि और इधर जा रहा होगा, तो ये θ1 और बढ़ जाएगा। अब ज्योमेट्री लगाओ आप और बताओ मेरे को, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, अरे हाँ अच्छा हाँ, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये 45 हो गया, और ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। देखो यही बनाया मैंने, हाँ ठीक है, देखो ये एंगल 45 दिखाया नहीं दिखा? ये एंगल 45 क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये वाली जो रे है ये कैसे निकल रही है? सरफेस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल एकदम हाई है। तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी तो 45। देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर में जो है, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल R1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है 1 sin 45 इक्वल टू म्यू sin R1। अब ये R1 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस R1, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 360। तो वहां से अगर मेरे को θ1 और इन टर्म्स ऑफ ये निकालना है, तो ये मैंने कितना माना था अभी? ये अभी मैंने 30 डिग्री माना था, तो 30 है तो ये 60 आया, तो 60 प्लस 2θ1, यहाँ पर TIR हुआ है, 60 प्लस 2θ1 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360। ये कितना आया? θ1 कितना आया सॉल्व करने पे? θ1 कितना आया सॉल्व करने से? 60 60 120 120 210, θ1 कितना आ गया? 75। बात समझ आई? हाँ। अगर θ1 75 है तो मैंने क्रिटिकल एंगल, मैंने यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी ली थी? यहाँ पर भी √2 ली थी। तो देखो यहाँ पर ये √2, तो साइन थीटा क्रिटिकल 45 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, ये इससे बड़ा है, हेंस ये जो मेरा म्यू है वो √2 से बड़ा होना चाहिए। हाँ यार, चीज समझ आई है नहीं? और तो ये चीज डिफिकल्ट हो गई, इसका सी पार्ट जो हो गया वो थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन। अपन ने वो जो क्लास में किया था याद करो, ये ग्रेटर देन 2 थीटा क्रिटिकल किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जो कंडीशन लगाई थी वो भी यही रही। यहाँ पर भी कुछ उस टाइप की कंडीशन लगी। तो ऐसा एक प्रिज्म हो सकता है, हाँ हो सकता है, जिसमें डेविएशन 0 आ जाए। यस, तो उस प्रिज्म, उस राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की कंडीशन क्या हो जाएगी? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होगा। तो
तो हमेशा उसके अंदर अगर इस टाइप का रे डायग्राम आप सोचोगे तो नो नेट डेविएशन विल बी ऑब्जर्व। बात समझ आई? हाँ यार, चलो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बस रे डायग्राम के आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, ये चीजें समझने वाली। अगर समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो कोई लोड लेने की बात नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट आता नहीं। ए और बी पार्ट तो आ सकते हैं, ए और बी पार्ट तो आ सकते हैं, फाइन। अब ये देखो, जो अगला इलस्ट्रेशन नंबर 18 है वो तो मैंने क्लास में कराया है, दिखाया नहीं दिखा? तो अब एक काम करो, होमवर्क लिख लो। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 नहीं अटेम्प्ट करना है, चाहो तो छोड़ सकते हो 19। हाँ 15 कौन सा वाला था? 15 भी छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। इतनी मैथ्स है, साइन इनवर्स फंक्शन है, नहीं आता। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में प्रिज्म के सवाल हैं 12th, (21st), 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, ये सब आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का है। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन किसी को मालूम है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे तो फिर स्कैटरिंग क्या होती है? अच्छा हाँ ठीक है, बात में। हाँ, डिस्पर्जन क्या होता है? When the white light is scattered, when the white light is splitted into its 7 constituent colors, तो वो डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? रेनबो और बहुत सारी जगह होता है, ठीक है। उस स्केल को ऐसे लेके उसमें देखते हैं, हमको रंग दिखते हैं, तो ये सब डिस्पर्जन है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, डिस्पर्जन इज व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, नॉट स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो टूट जाना। एक येलो रंग की लाइट है, वो भी टूट सकती है, अलग अलग, ज्यादा येलो कम येलो के, समझ रहे हो? वो येलो एनर्जी का टूट जाना स्कैटरिंग होता है। बट यहाँ पर अपनी कंस्टिट्यूएंट कलर्स में एनर्जी का बढ़ जाना, स्प्लिटिंग ऑफ white light is known as dispersion. Splitting of white light is known as dispersion. अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, डिस्पर्जन समझने से पहले आपको, ये प्रिज्म है, ठीक बात है। यहाँ पे कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट। अगर डिस्पर्जन हो रहा होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सारे रंग टूट जाएंगे, विबग्योर बन जाएगा? तो बताओ पहले ऊपर वॉयलेट आएगा या नीचे वॉयलेट आएगा? क्यों? अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्प्लिट हो सकती है, और रेड लाइट है वो सबसे कम। ओके, तो इसको अगर मेरे को थोड़ा और समझना हो गहराई के साथ तो कैसे समझेंगे? कितने लोगों को याद है कि नीचे वॉयलेट आता है या ऊपर वॉयलेट आता है? नहीं यार, भूल गए, लिख से आप भूल गए, ठीक है ना। चलो अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ पर ये वाइट लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, बताओ कौन सी वॉयलेट होगी और कौन सी? ये क्या कहते हैं? ये कोई मीडियम है और ये एयर है। क्या डिस्पर्जन हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो बताओ मेरे को वॉयलेट कौन सा होगा? लाल। ये वॉयलेट, अच्छा ये वॉयलेट, और ये वाली रेड, और यहाँ पर पहले वाली रेड और बाद वाली वॉयलेट। ये वाली रेड और ये वाली वॉयलेट, ऐसा? पहले वाली ऊपर वाली। पहले ऊपर वाली। ये वाली कौन सी बोली आपने? रेड, और ये वाली बोली वॉयलेट। ऐसा कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि रेड से वॉयलेट जो रे। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल के नजदीक लाल है,
तो यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल बनाई, तो नॉर्मल के नज़दीक वॉयलेट आ गई। ये क्या है, दोनों गलत होते हैं, या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। ये कैसे होता है, कहाँ लाल जाएगा कहाँ वॉयलेट जाएगा, उसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा सबसे पहले काउचीज इक्वेशन। क्या समझना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता यहाँ पर क्या होता है, लाल पीला नीला क्या होता है। मेरे को तो ये पता है कि जो म्यू होता है वो a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी का कुछ फंक्शन होता है जो कहलाता है काउचीज इक्वेशन। मतलब लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर वॉयलेट। मेरे को पता है विब ग्योर में जैसे जैसे मैं राइट में जाता हूँ तो लेमडा इंक्रीज होता है, इसका 400 नैनोमीटर और इसका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, हाँ या ना, ये सबको रटा हुआ है। तो अगर लेमडा जिसका ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब ये जो प्रिज्म है इसका जो म्यू होता है वो हर एक रंग के लिए अलग अलग होता है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक रंग के लिए अलग अलग होता है। तो म्यू ऑफ रेड will be less than in comparison to mu for violet। violet के लिए वो ज्यादा डेंस है, violet के लिए वो ज्यादा डेंस है, और जब ज्यादा डेंस है तो रे नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट होएगी क्योंकि और छोटा डिस्टेंस चलेगी। हाँ या ना, बात समझ आई या नहीं आई, आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। अगर यहाँ पर खुलापन है तो नॉर्मल से अवे जाता है, लेकिन अगर डेंस मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। हाँ या ना, ज्यादा डेंस मीडियम नॉर्मल की तरफ जाता भाई, जाने वाली तो ऐसी थी नॉर्मल की तरफ, जिसके लिए म्यू किसका ज्यादा है भाई, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे से आने वाली वॉयलेट लाइट के लिए ज्यादा डेंस है। तो म्यू ज्यादा जिसका म्यू ज्यादा उसके लिए डेंस ज्यादा मतलब वो कम डिस्टेंस चलेगा तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ज्यादा शिफ्ट वाला होता है वो कौन सा होता है, वॉयलेट। तो जो ज्यादा शिफ्ट वाला होता है कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जाने वाली तो कैसी थी, अभी क्या कहते हैं, एयर से मीडियम। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम ही गलत बना दिया, कोई नहीं है, मतलब जाने वाली तो ऐसी थी, इधर और इधर कर ऐसे। तो नॉर्मल की तरफ वाली कौन सी हो जाएगी, बात समझ आइए नहीं आया, आ गया पक्का। और ऐसे सोच लो कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टिव एंगल आर और आर, तो 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन आर। आई तो सबके लिए सेम, म्यू जिसके लिए ज्यादा उसके लिए ये वाला आर छोटा, तो आर किसके लिए छोटा है, जिसका म्यू ज्यादा है, म्यू किसका ज्यादा है, वॉयलेट का। ये नीचे वॉयलेट आएगी, ऊपर लाल है, बात समझ में आई, आया क्या चीज, बात समझ में पक्का कि ऊपर वॉयलेट हो गया नीचे वॉयलेट हो गया, वो कहां से आएगा, यहां से आएगा, कॉपी कर लो। नहीं आया समझ में, ये आ गया। ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल रास्ता है, इस तरफ शिफ्ट हो गया।
मिटा दूं पक्का? अब देखो ध्यान से, वो छोटा वाला क्या है? अगर मैं अलग से यहाँ पर एक स्पेशल बात करूँ क्या, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म बोले तो ए स्मॉल, एग्जांपल बताओ मेरे को, ये हो गया स्मॉल एंगल प्रिज्म। हाँ यार, दिस एंगल ए इज अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री या 4 डिग्री कुछ ऐसा होता है। हाँ यार, तो बताओ ऐसे छोटे से प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I plus E minus A, ये हुआ। हाँ, ये बात समझ आई। अब एक बात बताओ मेरे को, वन साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। हाँ, ये चीज समझ आती है नहीं आती? और उसके अलावा म्यू साइन R2 बराबर 1 साइन E। बताओ अगर A छोटा है तो R1 प्लस R2 बराबर A है, तो अगर A छोटा है तो R1 R2 भी छोटे होंगे। हाँ, तो अगर R1 R2 छोटे हैं तो साइन ऑफ R1 किसके इक्वल हो जाएगा? R2। साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू R1, तो I इज इक्वल टू म्यू इनटू R1। बात समझ में आई है ना? अगर R1 छोटा है तो साइन R1 के बराबर हो जाएगा, और R2 बराबर, और E किसके बराबर हो गया? ये बात समझ में आई है? नहीं आया? R1 छोटा, R2 छोटा। R1 छोटा तो साइन R1 के बराबर हो गया, तो म्यू R1, ये पूरी वैल्यू छोटी, अगर ये पूरी वैल्यू छोटी तो I भी छोटा, तो I बराबर म्यू R1, E बराबर म्यू R2। I और E को उठा के अगर मैं यहाँ पर डेविएशन वाले फॉर्मूले में रखूं तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 किसके बराबर है? बात समझ आई? हाँ यार, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेविएशन? A इनटू म्यू माइनस 1। याद रहेगी ये बात? हाँ यार, कैसे डिराइव किया है मैंने वो भी आ गया, कॉपी करो पहले। For small angle prism, formula for deviation is A into mu minus 1.
ये देखो ध्यान से, ये समझ आया नहीं आया? ये कैसा प्रिज्म? छोटा एंगल है इसका ये। तो बताओ मेरे को, जाने वाला रास्ता ओरिजिनल ऐसा, वॉयलेट में कितना डेविएशन आया? वो डेल्टा वी। लाल में कितना डेविएशन आया? भाई पहले लाल ऐसे जा रही थी, वॉयलेट ऐसे जा रहे थे, अब लाल। तो बताओ मेरे को डेल्टा फॉर वॉयलेट कितना हो जाएगा? A इंटू म्यू फॉर वॉयलेट माइनस वन, एंड डेल्टा फॉर रेड कितना हो जाएगा? A इंटू म्यू ऑफ। आज समझ में आई है नहीं आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल कितना है, तो आप इस एंगल की वैल्यू क्या बोलोगे? अगर ये वाला एंगल मैं बोलता हूँ थीटा, तो आप थीटा क्या बोलोगे? और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर। ये एंगल पता है क्या? इस एंगल का नाम क्या होता है? किसी को पता है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन एंगल, तो देख रहे हो रंग कितने खुले खुले हैं। एक रंग ऐसे सारे खुले हुए हैं, एक बार रंग सारे ऐसे खुले हुए हैं, कहाँ ज्यादा अच्छा डिस्पर्जन हुआ है? देखो जहाँ अलग अलग पूरा दिख रहा है ना, तो ये हो गया क्या? एंगल हो गया थीटा। अब आपसे कोई पूछता है यहाँ पर कि इस वॉयलेट और लाल के बीच में, वॉयलेट और लाल के बीच में एक येलो भी तो होगी। वॉयलेट और लाल के बीच में येलो भी तो होगी। तो बताओ आपसे कोई पूछे अगर कि येलो का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? A इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस वन। और म्यू ऑफ येलो अगर अलग से नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्या ले लोगे? म्यू ऑफ वॉयलेट प्लस म्यू ऑफ रेड अपॉन। बात समझ आई है? हाँ यार, हाँ यार, पक्की बात। और एक और टर्म होती है यहाँ पर, ये तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन हो गया, और एक और टर्म होता है यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? येलो के रेस्पेक्ट में कितने का डेविएशन, मतलब ये पूरा डेविएशन और ये मीन। ये मीन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर यहाँ पर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट आती तो वो येलो वाला रास्ता पकड़ती, अगर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट आती तो वो येलो वाला रास्ता पकड़ती। तो उस सिंगल के रेस्पेक्ट में ये थीटा कितना बड़ा है, डिस्पर्सिव पावर। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्पर्सिव पावर का सिंबल होता है ओमेगा का, तो वो हो जाएगा डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो, और म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस वन, और म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन टू माइनस। सब कुछ समझ में आया या नहीं आया डिस्पर्जन की कहानी? हाँ या ना? येलो कलर सिर्फ मीन, येलो इज लाइक विबग्योर के बीच में आता है तो उसको मीन पकड़ लेते हैं। विबग्योर GYOR, तो GYOR आ गया, तो मतलब येलो को मीन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका वेवलेंथ उसके बीच में आता है। किन किन के बीच में? 400 से 700 के बीच में आता है। सब कुछ समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? ये फॉर्मूलेस पहले पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए? पढ़े हुए, तो वापस से याद रखना। सीधे सवाल आते हैं कि आपको एक प्रिज्म है, उस कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए आपको म्यू वी और म्यू आर दे दिया गया है, और आपसे एंगल ऑफ डिस्पर्जन पूछ लिया, या फिर आपसे एंगल ऑफ सॉरी या फिर आपसे डिस्पर्सिव पावर पूछ लिया। तो फॉर्मूले याद करने हैं। सर काउचीज लॉ में v क्या होता है? A और B some positive constant. In Cauchy's equation, A and B are some positive constant.
और ये सारी कहानी स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ही वैलिड है। समझ आया नहीं आया? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मिटा दूं? अब यहाँ पर दो टर्म्स और आती है, मैंने सुनी है तो बताना। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, सुनिए इसी। ठीक है, एक मैंने क्या बोला? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बोले तो देखो ध्यान से, ये कैसी लाइट आई? वाइट लाइट आई। बताओ मेरे को, डिस्पर्जन तो कराना है लेकिन डेविएशन नहीं कराना है। डिस्पर्जन तो कराना है, डेविएशन नहीं कराना है। देखो ध्यान से, इधर वॉयलेट चली गई, इधर लाल चली गई, और ये जो बीच में डॉटेड है वहां पर क्या आ गई? येलो। तो देखो येलो बोले तो मीन, बोले तो बीच में येलो अगर नहीं बढ़ती है तो मैं बोलूंगा कि डेविएशन नहीं हुआ है, लेकिन क्या डिस्पर्जन हुआ है? ये क्या हुआ है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बात समझ आई है नहीं? हाँ। अब देखो जैसे चल रहा है वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। यहाँ पर डिस्पर्जन करवाना है, हाँ, डेविएशन नहीं करवाना है, तो येलो अपने रास्ते से नहीं मिटा। दूसरा क्या हो जाएगा? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, वो तो सबको पता ही होगा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये लाइट आई, डेविएट हो गई। समझे आई? समझे? डिस्पर्जन हुआ ही नहीं। इजी। कॉपी कर। तो डिस्पर्जन के फॉर्मूलेज याद कर लेना और सवाल लगाना। आज की क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रिज्म पढ़ा और कुछ सवाल किए बेसिक। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पढ़ के, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ के आपका होमवर्क क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाते हैं। अब तक हम रिफ्रैक्शन कैसे सरफेस से करवा रहे थे? अब तक हम रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से करा रहे थे। अब तक हम रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से करा रहे थे, चाहे वो प्रिज्म की प्लेन सरफेस हो या एक स्लैब की प्लेन सरफेस हो। अब हम किससे रिफ्रैक्शन करवाएंगे? कर्व सरफेस। फाइन। तो आपका होमवर्क क्या है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम
याद है उनके रे डायग्राम्स थोड़ा बहुत याद है? ऑब्जेक्ट को इनफिनिटी से इधर लेके चले जाओ, इमेज यहाँ सीधे चली जाती है। यही हो गया जो मेरा भी कैसे होता है? मतलब हाँ तो कुछ तो फर्क होता है ना, सेम थोड़ी ना होता है। चलिए